फरहत बेगम ने अपनी 6 साल की बेटी आयशा को गोद में लेकर प्यार से उसका बर्थडे विश किया था। मम्मा, डैड नहीं आए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आयशा ने नाक और मुंह चढ़ाया था। वैसे फरहत, जहांगीर भाई हैं कहाँ? आज बेटी की सालगिरह है और वो ही गायब हैं। फरहत जहांगीर की सबसे करीबी दोस्त सवाना ने सवाल किया था। वो आज जरूरी काम था ना कुछ, तो आ नहीं सके। फरहत ने नकली मुस्कुराहट से बात टालना चाहा, जबकि वो जहांगीर को 1 घंटे से कॉल मिला रही थी और जाहिर ने एक बार भी उसकी किसी कॉल का जवाब नहीं दिया था। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फरहत बेगम ने आयशा के सालगिरह का केक कटवा दिया। इतने सारे मेहमानों को और इंतज़ार वो नहीं करवा सकती थी। शबाना ने एक नज़र आयशा के चेहरे की तरफ देखा और अगले ही पल आयशा को केक खिलाते हुए उसके गाल पर किस किया था। बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही है मेरी गुड़िया। क्या गिफ्ट लेना है मेरी बेटी को? शबाना ने बहुत मोहब्बत से आयशा से पूछा था। आंटी, आपका जो दिल करे दे दें। आई डोंट माइंड। आशा के प्यार भरे अंदाज पर वहां मौजूद सभी लोग हंस दिए थे। वो भी ऐसी ही थी, जो दिल में होता था वो जुबान पर, और उसको कॉन्फिडेंट देने वाले उसके माँ बाप दोनों थे, फरहत जहीर और मिस्टर जहीर अहमद, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और अपनी बेटी आयशा पर अपनी जान कुर्बान करते थे। ये पहली सालगिरह थी कि वो यहाँ मौजूद नहीं थे, जिसको वहाँ मौजूद सब लोगों ने महसूस किया था। फरहत बेगम सब खाने वगैरह का अरेंजमेंट कर रही थी कि उनका खास आदमी बंगले के अंदर आता दिखाई दिया। फरहत बेगम ने अपने इर्द गिर्द एक नज़र देखा और उस खास आदमी की तरफ बढ़ी। कहो, क्या हुआ? फरहत बेगम ने राजदाना अंदाज से पूछा। मैडम, आपका शक सही था। आपके शौहर ने उस औरत से शादी कर ली है। तुम क्या कह रहे हो? फरहत बेगम को हैरत का शदीद झटका लगा था। मैं सच बोल रहा हूँ, बल्कि अभी देख के आया हूँ इन गुनाहगार आंखों से। आपके शौहर ने उस औरत से अभी थोड़ी देर पहले ही निकाह किया है। ज़हीर, ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें ज़रूर गलत फहमी हुई है। मेरे ज़हीर ऐसे नहीं हैं। वो कुछ भी कर लें, लेकिन वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। फरहत के चेहरे का रंग बदला हुआ था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके शौहर ने उससे छुपकर दूसरी शादी कर ली है। मैडम, यही सच है और मुझे पता था कि आप यकीन नहीं करेंगी, इसलिए ये देखिए। कासिम ने फ़ोन फरहत बेगम की तरफ बढ़ाया, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि ज़हीर अहमद दूसरी औरत को अपने निगाह में ले रहे थे। वो निकाहनामे पर साइन करने की और दुआ मांगने की तस्वीरें थीं। फरहत बेगम को लगा कि इनकी आंखों में किसी ने मिर्ची डाल दी हो। वहाँ मौजूद सब लोगों की आवाज़ें सुनती वो लड़खड़ा रही थी, लेकिन पिलर को थामे वो अपने कदम मजबूती से ज़मीन पर गड़ा गई थी। तो शायद आपको यकीन आ गया है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। सर ने वाकई में बेवा औरत से शादी कर ली है। कासिम अपनी बात बताता फरहत बेगम का चेहरा देखने लगा था। तुम जाओ यहाँ से इस वक्त। फरहत बेगम किसी किस्म की कोई बात करने के काबिल नहीं रही थी, और ये मोबाइल, कासिम ने अपने मोबाइल की तरफ इशारा किया। हाँ, ये ले लो। ये सारी तस्वीरें मुझे सेंड करो अभी इसी वक्त, और जाओ यहाँ से। फरहत बेगम ने उसे गुस्से से कहते अपने लड़खड़ाते कदम अंदर की तरफ बढ़ाए थे, जहाँ उस वक्त सब लोग मौजूद थे। उसकी बेटी की खुशियों में शामिल होने के लिए उस वक्त यहाँ सभी मौजूद थे। अपनी आंखों के आंसू उसने छुपा दिए थे। वो अपनी बेटी की तरफ बढ़ी, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ी उस वक्त खिलखिलाकर हंस रही थी। फरहत बेगम ने उसको गोद में भरा और अपने सीने से लगा लिया। अपने अंदर का सारा दर्द अपनी बेटी के साथ बांटना चाह रही थी। अपने आंसुओं को अपने अंदर ही उतारती रही। वो इतना बड़ा सच बर्दाश्त करने की अपने अंदर हिम्मत जुटा रही थी। मम्मा, क्या हुआ? 6 साल की आशा ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। अब मेरी बेटी 6 साल की हो गई है ना मेरी जान। उन्होंने उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। मम्मा, मेरे डैड कब आएंगे? मुझे उनसे गिफ्ट लेना है। वो हर साल मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट देते हैं। वो अब कहाँ हैं? आयशा की बातों में फरहत बेगम के दिल पर जैसे छुरियां सी चलने लगी थी। बेटा, कहाँ जाएंगे? फिक्र ना करें। एक कड़वा सच था, एक कड़वा घूंट जो उन्होंने पीना था, और उन्होंने भी बहुत बड़ा फैसला करना था।
ظہیر احمد کے ساتھ ان کے واپس آنے تک وہ بہت کچھ سوچ چکی تھیں۔ 10 سال کا ریحان مسٹر ظہیر کا ہاتھ تھامے اور 3 سال کی لائبہ اپنی ماں پروین کی گود میں تھی اور ان کا رخ ظہیر مینسن کی طرف تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہ سارا وقت جو آج مسٹر ظہیر کو اپنی عزیز جان سے پیاری بیٹی عائشہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس وقت وہ اپنے دوسرے نکاح میں بزی تھے اور کتنی مشکل سے پروین کو ظہیر مینشن لانے میں کامیاب ہوئے تھے، صرف وہی جانتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قیامت تو ابھی آنے والی ہے۔ اس مینشن کے اندر موجود ان کی محبوب بیوی تک بھی ان کے نکاح کی خبر پہنچ چکی ہے۔ بڑے گیٹ سے انٹری لیتے ہی انہوں نے ریحان کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھاما۔ وہ 10 سال کا بچہ ریحان اپنی عمر سے بھی زیادہ ذہین تھا۔ اس کو اپنی ماں کا یہ فیصلہ پسند تو نہ تھا، لیکن مسٹر ظہیر ایک اچھے انسان کے روپ میں اسے ملے تھے۔ اس اچھے انسان کو وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہیں رک جا مسٹر ظہیر۔ ظہیر صاحب جو باہر موجود آج کی سالگرہ کی ارینجمنٹس دیکھ رہے تھے، بلونس، لائٹ، سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن مہمان جا چکے تھے۔ ایسے میں سامنے سیڑھیوں سے ادھر سے اترتی فرحت نے ظہیر کو وہیں روک دیا۔ وہ انہی قدموں پر رک گئے۔ ان کے ساتھ باقی لوگ بھی اپنے قدموں پر رک گئے تھے۔ کر دی نہ بے وفائی، وہ ان کے سامنے آتے ہی بولی تھی۔ فرحت میری بات سنو، سب ختم ہو گیا ظہیر، اب کچھ بچا نہیں کہنے کو۔ اب دوسری بیوی لے کر آئے ہیں، بنا میری اجازت کے، بنا مجھے بتائے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ فرحت بیگم اس وقت بہت ہی غصے کی حالت میں تھی اور ظہیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیسے سمجھائے۔ آپ کی یہ ہمت! نکاح کیا کم تھا جو اب اس کو اٹھا کر ان کے بچوں سمیت میرے گھر میں بھی لے آئے ہیں؟ کس حق سے آپ کو ان کو یہاں لے کر آئے ہیں؟ اب کی بار فرحت کی آواز کافی اونچی تھی۔ فرحت میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وقت اور حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ نکاح کرنا پڑا۔ مجھے اگر چھوا تو وہ بات کرتے کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر صفائی دینے لگے، لیکن فرحت بیگم نے غصے سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ظہیر اپنے ہونٹ بھیج کر فرحت کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ میرے قریب بھی آنے کی کوشش مت کیجیے گا، اب آپ اپنے سارے حق کھو چکے ہیں۔ فرحت کی آواز پر پروین بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے یہاں لے کر مت آؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چپ رہو تم، میرے شوہر سے بات کرنے کی ضرورت کیسے ہوئی تمہاری؟ فرحت بیگم غصے سے اس کی طرف بڑھی کہ ظہیر بیچ میں دیوار بن گئے۔ فرحت اب تم حد سے آگے بڑھ رہی ہو۔ ظہیر کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ آپ نے کوئی حد رہنے دی ہے ظہیر؟ آپ تو ساری حدیں پار کر چکے ہیں، پر اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں اسے یہاں سے لے کر چلے جائیے۔ مجھے نہ آپ کی اور نہ ہی اس کی شکل دیکھنی ہے۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، جس طرح تم میری بیوی ہونے کے ناطے تم یہاں رہ رہی ہو ظہیر مینشن میں، ویسے یہ بھی میری بیوی ہے اور اب یہ بھی یہیں رہے گی، اور میں کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا۔ ظہیر نے سخت لہجے میں فرحت سے کہا۔ فرحت نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ ظہیر، اس گھر کی مالکن میں ہوں، یہ فیصلہ میں کروں گی کہ یہ یہاں نہیں رہے گی تو مطلب نہیں رہے گی۔ اب آپ کو اس سے نکاح کرنا تھا، کر لیا نا، اب چاہے اسے لے کر کہیں بھی رکھیے، یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ فرحت نے سخت انداز میں کہا، یہ فیصلہ کرنے والی تم کوئی نہیں ہوتی، یہ اسی گھر میں رہے گی۔ ہاں، میں اس کا پوشن الگ کر دوں گا تاکہ تمہارے سامنے نہ آئے، ورنہ تمہیں… ایک منٹ، آپ سارے فیصلے خود کر رہے ہیں تو میں کہاں ہوں ان سب میں؟ میں نہیں، بالکل نہیں، اگر یہ یہاں رہے گی تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ فرحت کی اچانک بولی گئی بات پر ظہیر صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ان کی فرحت انہیں چھوڑنے کی بات بھی کر سکتی ہے۔ سوچ لیں، اگر آپ نے اس کو یہاں رکھا تو آپ مجھے کھو دیں گے۔ فرحت، میں تمہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں لینے دوں گا جس سے ہماری بچی کی زندگی خراب ہو۔ عائشہ کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے اور تم یہ حق اس سے چھین نہیں سکتی۔ یہ حق آپ نے چھینا ہے ظہیر، اور میری سوتن نے، جس کے پہلے سے ہی 2 بچے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوئی آپ کی چوائس پر۔ اگر شادی کرنی تھی تو کسی کنواری لڑکی سے کرتے، ایک بیوہ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی 2 بچے ہیں اس کے۔ فرحت نے نفرت سے پروین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پروین اپنے ہونٹ بھیجے سر جھکائے کھڑی رہی۔
रेहान की आंखों में फरहत के लिए अपनी नफरत का एहसास झांका, जो उसकी माँ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। मुझे बेहतर पता है कि मुझे किससे निकाह करना है। ठीक है, अब बात यहीं ख़त्म करो और जाओ अपने कमरे में। ज़हीर ने फरहत को गुस्से से झिड़का था। हरगिज़ नहीं, फैसला हो चुका है। अगर आपने इसको रखा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और रही बात आयशा की, तो फरहत बेगम का नाम भी मत लेना। वो यहाँ कहीं नहीं जाएगी। वो मेरी बेटी है। मैं तुम्हें उसे कहीं लेकर नहीं जाने दूंगा। ज़हीर की बात पर फरहत तंजिया हंसी हंसी, मतलब आपने फैसला कर लिया कि फरहत को यहाँ से जाना है? फरहत की बात पर ज़हीर ने पहलू बदला। तो ठीक है मिस्टर ज़हीर, आयशा भी आपके पास ही रहेगी। आप ही को मुबारक हो। मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊंगी, सब कुछ आपके हवाले। रखें आप अपना सब कुछ अपने पास। फरहत दुख और गुस्से से कहती वापस पलटी, पर जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी से मिलना था। हाँ, रात के वक्त वो अकेली यहाँ से नहीं जा सकती थी। उन्हें अपने भाई को फ़ोन करना था ताकि वो आकर उन्हें यहाँ से लेकर जाए। मेरी वजह से आपका बसा वसाया घर उजड़ रहा है। आपको उन्हें रोकना चाहिए। परवीन ने ज़हीर की तरफ देखते हुए बोला। परवीन, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, जिसे मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के मामले में कोई बोले। इस तरह मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के मामले में तुम बोलो। प्लीज़ इस मामले से दूर रहो। मुझे पता है मुझे उसे कैसे हैंडल करना है। आप अंदर जाइए। नौकर के साथ उन्हें अंदर भेजा। रेहान पलटा, ज़हीर को देखा। ज़हीर ने रेहान की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जबकि रेहान के चेहरे पर मुस्कान का असर नहीं हुआ था। वो जानता था कि इस घर में उसका इस्तकबाल नफरत से किया गया है, मगर आगे मोहब्बत कैसे मिलनी है। 15 साल बाद 25 साल का रेहान अली, हैंडसम और रूड किस्म का मिजाज उसे सबसे अलग बनाता था। वो मिस्टर ज़हीर की ताकत, अपनी बहन लाइबा की जान, अपनी माँ की आंखों का तारा, जो खटकती थी आयशा ज़हीर की आंखों में। माँ नफरत करती थी उससे, उस औरत से और उसकी औलाद से। पिछले 15 साल से उनसे नफरत करती आई थी। फरहत उस रात अपने शौहर को सजा देने के साथ साथ अपनी बेटी को भी सजा दे गई थी। उसे भी छोड़ गई थी, लेकिन उनके पीछे उनका मकसद था आयशा से राब्ते में रहकर उनके दिल में इतना जहर भर चुकी थी कि आयशा फरहत की बेटी से ज़्यादा उसका मोहरा बनकर रह गई थी। फरहत के जाने के बाद मिस्टर ज़हीर ने बहुत कोशिश की कि उन्हें वापस ले आए, उनका गुस्सा उतरे तो वो लौट आए, लेकिन 15 साल गुजरने के बाद भी वो आज तक उसी गुस्से में थी। अपने सौतेले भाई के घर में रहती थी। उनका सौतेला भाई अपनी बीवी और बच्चे के साथ ज़्यादातर लंदन में ही रहता था। इंडिया में भाई के घर रहते उन्हें 4 साल हो गए थे कि एक दिन उन्हें खबर मिली कि एक हादसे में उनके भाई और बीवी का इंतकाल हो गया। उन दोनों के जनाजे को इंडिया लाई, अकेले ही उनका दफन का बंदोबस्त किया। मिस्टर ज़हीर को कोई खबर नहीं दी थी। उनके 12 साल के बेटे जीशान को अपना बेटा बना लिया और उनकी परवरिश करने लगी। वक्त पर लगा कर उड़ा। एक तरफ वो जीशान की परवरिश कर रही थी, तो वहीं अपनी बेटी के जहन में जहर घोलती रही। वो बदला लेना चाहती थी, अपने शौहर से, उनकी बीवी से और उनके बच्चों से। नाम फरहत था, लेकिन दिलो दिमाग में सिर्फ जहर भरा था। मम्मा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। कल खाने में नमक इतना ज़्यादा कर दिया था कि क्या बताऊं। और जो खाने की टेबल पर सीन क्रिएट हुआ था ना, देखने वाला था। आयशा फरहत को फ़ोन पर बताते हुए खुश हो रही थी। गुड मेरा बच्चा, ऐसे ही रहना। अब अगला प्लान बताऊंगी। उनकी ज़िंदगी में और जहर घोलने का वक्त आ गया है। जिस तरह उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद किया, अब उनकी बारी है, क्योंकि मेरा नाम भी फरहत है। ऐसी जगह मार दूंगी ना कि सारी ज़िंदगी सर नहीं उठा सकेंगे। फरहत ने नफरत और गुस्से से कहा। ऐसा ही होगा मम्मा, डोंट वेरी। आयशा ने फरहत ज़हीर को यकीन दिलाया था। कॉल बंद की और एक गहरा सांस खारिज कर दिया था। बाहर गार्डन में झूले पर आ गई थी। तभी वो झूले पर बैठी इर्द गिर्द का बारीक से जायजा ले रही थी कि उसी वक्त रेहान की गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई थी। मुफ्तखोर कहेंगे। आयशा ने मुंह टेढ़ा करते अपना रुख फेरा था। आओ सुनो, अंदर चलो। उसके साथ एक लड़की को देखकर आयशा के कान खड़े हो गए थे। वो कौन थी? इतनी मॉडल किस्म की खूबसूरत लड़की,
वो भी रेहान जैसे खड़ूस के साथ। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। हाय लिटिल गर्ल, हु आर यू? वो लड़की आयशा के पास से गुजरती हुई उसे प्यार से बोलने लगी थी। आयशा का रंग रूप उसे बिल्कुल बारहवीं जैसा बनाता था। बचपन में उसके माँ बाप बारहवीं ही तो बुलाते थे, लेकिन वो बचपन की बातें थीं जो बचपन के साथ ही ख़त्म हो गई थीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने सगे बाप के घर में हूँ और बहुत ही खैर खैरियत से हूँ। आपकी तारीफ। आयशा ने एक हल्की सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली थी। उसके कट आउट लबों को देखकर रेहान फौरन अपनी निगाहें फेर गया। आई एम नादिया, रेहान की बेस्ट फ्रेंड। आज ही न्यूयॉर्क से आई हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन करवाया था। मतलब अब तुम भी यहीं रहोगी? आयशा की बात पर नादिया की मुस्कुराहट सिमटी और रेहान के लब भींच गए थे। नादिया अंदर चलो, मॉम वेट कर रही हैं। रेहान ने संजीदगी से कहते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाए तो वो तल्खी से ओ गॉड, ये क्या है? ये सब अपने जैसे एक और को पकड़ कर ले आए। मॉम को बताना होगा। ये तो बहुत ही हॉट न्यूज़ है। आयशा फौरन से उठती अंदर की तरफ भागी कि सामने खड़े रेहान को देखते हुए रुक गई, जबकि नादिया को परवीन ने गले से लगाया हुआ था। कितना प्यार जताया जा रहा था। कभी इस तरह मुझे तो नहीं किया इन्होंने। अचानक से आयशा को जलन सी महसूस हुई थी। हद है, शर्मो हया भी नहीं है। मेरे बाप के घर में रहते हैं, उन्हीं का खाते हैं और इन्हीं के पास प्यार के दो बोल भी नहीं हैं। आयशा सर झटकती हुई उन्हें नज़रअंदाज करती वहां से गुजरी। आंटी, ये लड़की कौन है? आई थिंक शायद लाइवा है। वो लाइवा की बात कर रही थी। अरे लाइवा चिड़ोल, आयशा दिल में बड़बड़ाई थी। उसने लाइवा के लिए यही खिताब रखा हुआ था जो बहुत ही उसके मुंह से निकल जाया करता था। नहीं बेटा, लाइवा यूनिवर्सिटी गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। ये आयशा है और ये भी मेरी बेटी है। आयशा जिसके कदम आगे बढ़ रहे थे, परवीन की बात पर वो थम गई थी। उसके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। उसका वजूद जैसे टुकड़े टुकड़े हुआ था। वो औरत उसे बेटी बोल रही थी। उसे कभी आयशा ने माँ का दर्जा तक नहीं दिया, इज्जत का दर्जा देना गवारा नहीं किया था। वो पलटकर उन्हें देख भी न सकी और फौरन अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इतनी देर तक वो यूं ही बैठी रही। बचपन की कितनी ही यादें जो तलखी से वाबस्ता थीं। किस किस मोड़ पर लाइवा ने इसे टॉर्चर किया था। बाबा, इस लाइवा ने मेरी 12वीं ले ली है, इससे कहें मुझे वापस दे दें। 6 साल की आशा रोते हुए शिकायत कर रही थी। लाइवा उस बारबी डॉल को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो छोटी सी मासूम सी 3 साल की बच्ची गुस्से में इस वक्त आयशा की डॉल उठा लाई थी। मेरी जान, मैं आपको दूसरी दिला दूंगा। और लाइवा भी तो आपकी छोटी बहन है ना, कोई बात नहीं, जहीर साहब ने समझाया। बाबा, ये मेरी है, मुझे इसी वक्त वापस चाहिए। वो बदतमीजी से चिल्लाई। तो मिस्टर जहीर ने आशा को ही डांट दिया था। जहीर साहब, आशा को कुछ ना कहें प्लीज़। परवीन ने लाइवा से डोल लेकर आयशा को थमा दी। लाइवा ने आंखों में आंसू लिए आयशा को देखा था। आयशा अपनी डोल लेकर जा चुकी थी। आयशा ने अपने गाल पर हाथ रखा तो वहां आंसू थे। उसे अतीत की एक याद और आई थी। उसी हॉल में गाल पर हाथ रखे उसे एक पल याद आया था जब मम्मा के पास लाइवा रोए जा रही थी, जबकि आशा उसे नीचे गिराकर उसके सारे कपड़ों पर पानी गिरा के उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी जो उसने आयशा की ड्राइंग नोटबुक पर फाड़ दी थी। आशा ने बदला तो लेना था। बाहर से आते 12 साल के रेहान ने जब ये मंजर देखा तो गुस्से से खून खौल उठा था। हॉल में आगे बढ़कर आशा को पीछे करते एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया था। वो बेचारी नाजुक सी दूर जा गिरी। रेहान ने अपनी बहन को उठाया और सीने से लगाया, जो बेदर्दी से रो रही थी। गुस्से की एक निगाह आयशा पर डाली जो नीचे जमीन पर गिरी, गाल पर हाथ रखे हैरत और डर से रेहान को देख रही थी। ये उसकी जिंदगी का पहला थप्पड़ था जिसे रेहान ने मारा था, वरना माँ बाप ने तो उसे फूल की तरह छुआ था। उसकी जगह पर खड़े ही उसने उसे थप्पड़ मारा था। वो नीचे वाला होठ बाहर निकालते रोने की तैयारी पकड़ रही थी। आइंदा अगर तुमने मेरी बहन को जरा सा भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे मुंह पर इतने थप्पड़ मारूंगा, इतने थप्पड़ मारूंगा कि शीशे में शक्ल देखकर डर जाओगी। मुझसे दूर रहना, मेरी बहन से, समझी तुम?
وہ उसे वार्न करता लाइबा को लिए अंदर बढ़ गया था, जबकि वो भागती गई अपने कमरे में जाकर बंद हुई थी। शीशे में देखा तो उसका पूरा गाल सूज चुका था, 5 उंगलियों के निशान थे, जबकि नीचे वाला होंठ तो बहुत बुरी तरह से सूज गया था। वो वहां बैठकर रोती चली गई थी। उसने किसी से कुछ न कहा, न बाबा से न माँ से। वो बिल्कुल ही अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसका ज़हन बच्चों वाला था। वो बच्चों की तरह ज़िद लगाकर बैठ गई थी कि उसे मनाया जाए, लेकिन उसकी ज़िद खुद ही टूट गई जब किसी ने भी उसे मनाया नहीं, तो वो खुद ही उठकर बाहर आ गई। उस दिन उसे अपनी माँ की याद शिद्दत से आई थी, जो इंडिया से बाहर थी। क्यों मम्मा, क्यों मुझे छोड़कर चली गई आप? मेरा तो कोई नहीं, कहते हैं सब साथ छोड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं निभाता, लेकिन माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। आप मुझे कैसे छोड़ गई? आयशा का बचपन ही सिर्फ तल्ख यादों से भरा हुआ था। इस घर में सिर्फ रेहान और लाइबा की धूमधाम से सालगिरह होने लगी थी, लेकिन आयशा ने अपनी बर्थडे मनाना छोड़ दिया था। उसकी बर्थडे पर हमेशा ख्वाहिश होती थी कि उसकी मम्मा को भी बुलाया जाए तो वही केक काटेंगी, लेकिन उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी, और यूं अपने माँ बाप के साथ केक काटने का अरमान भी उसका अधूरा रह गया था। लेकिन लाइबा की बर्थडे मनाई जाती, रेहान ने होश संभालते अपने बर्थडे मनाना छोड़ दिया था। बस हर वक्त लाइबा के साथ रहता, उसका साया बन गया। जी शान, ये सब कुछ अल्लाह की देन है, समझे? चलो अब जल्दी से नाश्ता फिनिश करो, आज एक मीटिंग में जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी साथ चलो। मॉम, आज तो बहुत मुश्किल है, आज प्रोजेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी जाना है, ज़रूरी है। आज अकेले चले जाएं, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज्वाइन कर लूँगा। जीसान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, चलो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम नो एक्सक्यूज़। फरहत बेगम मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुराया। बेटा, इस प्रोजेक्ट को अगर मुमकिन नहीं तो छोड़ देते हैं, इसमें अगर प्राइस इतनी कम रखी है तो नुकसान होगा। ज़हीर साहब अपने बेडरूम में बैठे उस वक्त रेहान से एक नए प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे थे, जबकि वो फाइल फैलाए गहरी सोच में गुम था। नहीं अंकल, प्रोजेक्ट हर साल हमारी कंपनी को मिलता है, आप कैसे छोड़ दो? कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। अभी वो आपस में बात कर ही रहे थे कि आयशा दरवाज़ा धाड़ से खोलती अंदर आई थी। दोनों ने चौंक कर देखा। डैड, ये देखे, मेरा आईफोन टूट गया, अब मैं क्या करूं? वो रो देने को हुई थी। अरे मेरा बच्चा कैसे टूट गया? वो कभी कभी उसे लाड दिखा दिया करते थे। जहीर साहब के सीने से लगी वो मोटे मोटे आंसू बहाने लगी। रेहान ने बेचैनी से पहलू बदला, बस नीचे गिरा और टूट गया। अब चल ही नहीं रहा। मुझे मेरा आईफोन वापस चाहिए, वो जहीर साहब से बहुत ही मान से बोली थी। बेटा, आईफोन छोड़ो, नए फ़ोन आते हैं मार्केट में, बहुत से, इनमें से कोई ले लो। जहीर साहब ने प्यार से उसे समझाया। नो डैड, मुझे मेरा ऐसा ही आईफोन चाहिए, आप मुझे जल्दी जल्दी पैसे दे दें, मैं सुबह जाकर ले लूँगी, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। जहीर साहब हैरान हुए थे। उसका आईफोन 4 लाख का था, और अब जो हालात ज़हीर साहब के थे वो सिर्फ वही जानते थे। डैड, आशा ने उन्हें पुकारा। बेटा, सुबह जाना है ना तो सुबह ले लेना, वो मुस्कुराकर बोले। थैंक यू सो मच डैड। उन्होंने आशा की तरफ देखा तो रेहान ने भी उनकी तरफ देखते हुए बाहर निकल गया था। क्या बात है अंकल, आप परेशान क्यों हैं? ज़हीर साहब के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। नहीं, उसका आईफोन काफ़ी महंगा है ना, और इस वक्त मेरे हालात। अंकल, अब रेहान ने उन्हें फौरन चुप कराया। कुछ नहीं है, आपके हालात को सब कुछ वैसा ही है, और आयशा को मिल जाएगा कल उसका आईफोन, उसकी पसंद का, डोंट वरी। उसने जहीर साहब को तसल्ली दी। वो परेशानी से उसकी तरफ देखते तो जबरदस्ती मुस्कान लाकर रेहान ने उनका हाथ थामकर उन्हें तसल्ली दी थी। आज वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, उसे अपना आईफोन लेना था, लेकिन ज़हीर साहब उसे ज़रूरी मीटिंग का बोलते रेहान के साथ ज़बरदस्ती भेज चुके थे, और वो उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे फ़ोन चाहिए था, इसलिए जाना पड़ा, और अपनी पसंद का लेना था उसे। महंगा तरीन। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एक बहुत बड़ी शॉप पर रेहान ने गाड़ी रोकी और उसके लिए शॉप के अंदर दाखिल हुआ था। यूं लगा कि मोबाइल फैक्ट्री में आ गए हों। हर तरफ हर तरह के फ़ोन मौजूद थे। शॉपकीपर को मोबाइल दिखाने का बोलकर वो एक तरफ हो गया था और अपने मोबाइल से किसी को कॉल करने लगा था।
عائشہ فون دیکھتے ہوئے بہت خوش ہو رہی تھی۔ ایک سے ایک بڑھ کر آئی فون اس وقت اس کے سامنے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب لے کر توڑ دے اور پھر باپ سے بولے کہ نیا لا کر دے۔ ایک آئی فون اسے بہت پسند آیا۔ اس کے فیچر چیک کرتے ہوئے ارد گرد سے بے خبر وہ موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ اسی وقت شاپ میں دو آوارہ لڑکے داخل ہوئے۔ عائشہ کو اکیلا کھڑا دیکھ وہ ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے ہنسے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے ریحان نے ان کی حرکت نوٹ کر لی تھی۔ تبھی اچانک ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے کو عائشہ کی طرف زور سے دھکا دیا۔ وہ سیدھا اس کے ساتھ جا ٹکرایا، لیکن فوراً اس سے بیشتر ریحان نے بیچ میں آ کر دیوار کھڑی کرتے ہوئے اس کے وزن کو خود پہ برداشت کیا تھا۔ دھکا بہت زور کا تھا۔ اچانک سے ریحان کو خود سے اتنا قریب دیکھتے عائشہ دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے کو ہوتی لاسٹ شوکیس سے جا لگی تھی۔ ریحان نے اس کی دونوں طرف ہاتھ رکھے خود کو اس سے ٹچ ہونے سے بچایا۔ عائشہ کی براؤن آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ریحان نے ایک نظر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا، پھر جس پر ڈر تھا۔ اگلے لمحے وہ ان لڑکوں کی طرف پلٹا۔ اس لڑکے کو ایک زوردار منہ پر پنچ جڑ دیا تھا تو اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ دوسرا لڑکا جوابی کارروائی کرتا ریحان پہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی کر گیا تھا۔ ریحان نے اس کا مکہ اپنی مٹھی میں دبایا، اس کے بازو مڑوڑتے ہوئے اس کی کمر کے پیچھے لگائے اور اسے سامنے شوکیس پر زور سے دھکا دیا۔ اس کا سر شیشے سے جا ٹکرایا لیکن کچھ بچت ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں، معافی مانگو، ریحان نے غصے سے ان دونوں سے کہا۔ وہ نارمل باڈی کے ریحان کے سامنے بالکل بچے لگ رہے تھے۔ ڈرتے ہوئے عائشہ سے معافی مانگی۔ شاپ کے اونر نے گارڈ کو بلا کر انہیں باہر نکلوا دیا۔ ریحان عائشہ کی طرف مڑا۔ کوئی فون پسند آیا؟ وہ بہت ہی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ عائشہ اس کا 2 منٹ پہلے کا غصہ دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے آئی فون کو فوراً اس کے سامنے کیا اور ریحان نے اس کے ہاتھ سے آئی فون لے کر ایک دفعہ خود بھی دیکھا اور اسے پیک کرنے کا بول دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ ڈرائیونگ کے دوران عائشہ اسے اب سہمی نگاہوں سے چپ چاپ ریحان کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی باہر گاڑی رکی، تم اندر جاؤ، میری ضروری میٹنگ ہے، مجھے جانا ہے، سنجیدگی سے کہتا۔ وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ تمہارے ہاتھ سے خون، اس کے ہاتھ کے بیک سائڈ سے خون بہہ رہا تھا۔ خون کو صاف کرتے اس کا ہاتھ شیشے سے جا ٹکرایا تھا۔ ریحان کو پتہ ہی نہیں چلا، ابھی اس نے دیکھا تھا۔ میں دیکھ لوں گا، تم جاؤ، وہ روکھے انداز میں بولا تو عائشہ لب بھیچے گاڑی سے اترے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن اس کا دل ریحان کا زخم دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ اس کی خاطر اس کو بچاتے اسے چوٹ لگی تھی، یہ بات اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ سارا دن بھی بیچاری اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ موبائل پر آتی ماں کی کال پر اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ کہاں تھی عائشہ تم؟ صبح سے کتنا فون کر ڈالے، یہ کدھر غائب تھی؟ وہ بولتی جا رہی تھی۔ ماما وہ فون ٹوٹ گیا تھا، نیا لیا ہے آج۔ عائشہ کی بات پر فرحت بیگم بری طرح سے چونکی۔ نیا لیا ہے؟ کس نے لے کر دیا؟ ڈیڈ نے، اور کس نے لے کر دینا تھا؟ لاپرواہی سے کہا۔ کتنے کا لیا ہے موم؟ ان سب باتوں کو جاننے سمجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارا ظہیر مینشن اس کا تھا، اس حساب سے وہ جب چاہے جس کمرے میں چاہے جا سکتی تھی۔ ریحان کے روم میں آتے ہوئے ٹھٹکی تھی، پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی۔ بنا کسی دستک کے پورے کمرے کی عیش و آرام کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ ہر چیز میں سادگی کے ساتھ ساتھ اس کے مہنگے ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھی، جس پر عائشہ نے نام سر جھٹکا۔ میرے ڈیڈ کے پیسوں پر عیاشی کر رہے ہیں تینوں۔ وہ بہت ہی زیادہ حیران ہونے لگی تھی اور غصے سے واپس دروازے کی طرف قدم بڑھائے کہ باتھ روم سے ریحان کو شاول لے کر نکلتا دیکھ اس کی بڑی آنکھیں اور پھیل گئی تھیں۔ وہ ٹاول لپیٹے باہر آیا تھا، جبکہ چھوٹی ٹاول سے وال خشک کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اور قدم دونوں رک گئے تھے۔ سامنے عائشہ کو آنکھیں پھاڑے دیکھ فوراً سے اپنا سینہ ٹاول سے کور کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عائشہ نے جھٹ سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ اتنے بے شرم ہو، کمرے میں ٹاول لپیٹ کر کون آتا ہے؟ وہ بھی بری طرح سے جذبات کا شکار تھی۔ بنا نوک کیے کون آتا ہے؟ وہ کبڈ کی طرف بڑھتا اپنی ٹی شرٹ نکال کر پہننے لگا تھا۔
साथ ही अपना ट्राउज़र निकालता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। 5 मिनट बाद वो वापस आया तो वो वहीं रुकी ठहरी खड़ी थी। क्या परेशानी है तुम्हें? इतनी रात को क्यों आई हो? अपने गीले वाल संभालते उसने संजीदगी से पूछने लगा था। बंदा थोड़ी तो शर्म कर लेता है। कमरे में कौन यूं टॉवल्स में लपेट कर फिरता है? मेरा कमरा है, जैसे मर्जी फिरूं। उसने दो टक जवाब दिया। वो मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। भूलो मत, ये घर मेरे डैड का है। 15 साल पहले तुम लोगों ने यहाँ आकर मेरी मम्मा को इस घर से निकाल दिया था। उनका हक छीनना तुम्हारी माँ ने। वो कहने कुछ और आई थी और वो उसको तंज कर रही थी। रेहान ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींची। तुम इस वक्त यहाँ ये सब कहने आई? खुद को उसने कुछ भी सख्त कहने से रोक रखा था। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का हाल पूछने आई थी जो जख्मी हुआ था, लेकिन पूछ लिया। रुक जाओ। वो रूड अंदाज में बोलता हुआ रुक सा गया था। इतना एटीट्यूड किसे दिखा रहे हो आप? वो उसकी रुख फेरने पर भड़क उठी थी। आयशा जाओ, अभी सुबह बात होगी। वो संजीदगी से बोलते हुए बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला था। आयशा को उस पर इंतहाई गुस्सा आया था, लेकिन चुप रही। पलटने लगी कि दरवाज़ा नॉक हुआ और नादिया अंदर दाखिल हुई थी। रेहान, मेरे मोबाइल को न जाने क्या हो गया है, हैंग हो रहा है बार बार। नादिया के चेहरे पर परेशानी थी। वो आयशा को अक्सर नज़रअंदाज करती। रेहान के पास जा खड़ी हुई। रेहान उसका मोबाइल देखने लगा, लेकिन इस सब का आयशा को सख्त दुख हो रहा था। नादिया उसके साथ चिपक रही थी क्योंकि रेहान ने एक फासला कायम रखा हुआ था। आयशा की आंखों में मिर्ची सी उभर गई थी। वो पटकती कमरे से बाहर निकलती दहाड़ से दरवाज़ा बंद कर गई। रेहान ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा और सर झटकते मोबाइल को ठीक करने लगा। कमरे में आते ही आयशा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। वो बुरी तरह से रोने लगी थी। वो रोड उस इंसान का मेरे सामने अपना एटीट्यूड दिखाना और इस चिंगम के साथ किस तरह चिपक चिपक कर खड़ा था। उसे एक बार भी नहीं कहा सुबह देख लूँगा, लेकिन मुझे वो इंतहाई गुस्से में थी। न जाने क्यों उसे इतना गुस्सा आ रहा था। वो खुद ही अपने गुस्से से इरिटेट हो रही थी। जीशान, आप मम्मा से बात करें ना। लाइवा ने आज दिल बड़ा करके जीशान से कहा था। आज जीशान का लास्ट डे था यूनिवर्सिटी का, और लाइवा बहुत ही उदास हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन जीशान उसे पहले बता चुका था कि उसकी माँ, जो उसकी आंटी थी, उन्होंने उसे साफ साफ बता दिया था कि उसकी शादी अपनी सगी बेटी आयशा से करेंगी, जिस पर वो चुप हो गया था। वो उस पर मेहरबान थी और उसका भला ही सोच रही थी। वो उनको इनकार कैसे कर सकता था? उनकी खातिर वो अपनी मोहब्बत से दूर होने जा रहा था। लाइवा, प्रॉमिस नहीं है? वो दिल पर पत्थर रखते हुए बोला। जीशान, लाइवा हैरत से अपनी जगह से उठी। ये आप क्या कह रहे हैं? उसे यकीन ना आया था। यही सच है लाइवा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो संजीदगी से बोल रहा था, लेकिन उसके अंदर जो टूट फूट हो रही थी सिर्फ वही जानता था। लाइवा की आंखों में आंसू बहकर गारों से गिरने लगे थे। वो रुख फेर गई। जो टूट गया था वो और एक लफ्ज भी नहीं बोले बिना वहां से चली गई। दिल के रास्ते में एक कैसी ठोकर उसने खाई थी। टूटे ख्वाब सारे, एक मायूसी सी छा गई थी। हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई थी। तुमसे जो प्यार किया, तो क्या किस्मत में आई तन्हाई? वो आंखों से आंसू बहाती सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ी कि इसे हुआ क्या है। परवीन नादिया के पास बैठी बातें कर रही थी। लाइवा को तेजी से कमरे की तरफ बढ़ता देखकर उलझी थी। अरे आंटी, वो थकी होगी ना, चली गई। आप देखें, ये लहंगा कितना प्यारा है। मैं ना अपनी शादी में यही वाला पहनूंगी। इंडियन कल्चर प्यारी लगूंगी ना? हाँ, बहुत प्यारी लगोगी, परवीन ने मुस्कुराकर कहा, जबकि सारा ध्यान लाइवा पर था। उसकी आंखों से बहते आंसू परवीन की आंखों से छिप ना सके थे। आंटी, आपने कहा था कि आप बात करेंगी। रेहान से कब करेंगी? नादिया की ख्वाहिश थी और परवीन को भी पसंद थी, क्योंकि रेहान की दोस्त थी और पहली बार रेहान किसी लड़की को घर तक लाया था और उन्हें यह भी लग रहा था कि रेहान उसे पसंद करता है। करूँगी बेटा, बैठो, अभी अभी तो आई हो। उठी थी तो उनके नंबर पर रेहान की कॉल आने लगी। परवीन ने कॉल पिक की तो आगे से रेहान की बात सुनते ही उनके ऊपर सातों आसमान टूट पड़े थे। जहीर साहब का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था,
اور وہ ہاسپٹل میں تھے۔ ریحان ان کے پاس پہنچ گیا تھا لیکن ماں کو خبر دینا ضروری سمجھا۔ وہ امید نہیں دلا رہا تھا۔ ان کے جسم پر کوئی حصہ ڈیمیج نہیں ہوا تھا سوائے ان کی کمر کے بیک سائڈ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بہت ہی تکلیف میں تھے اور تکلیف برداشت کرنا ان کے لیے اس وقت بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے۔ ریحان وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ اسے اپنے بابا کے نمبر سے انجان بندے کی کال آئی تھی جو ظہیر صاحب کو ہاسپٹل لایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سامنے سے پروین اور عائشہ اسے آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ میرے ڈیڈ ابھی؟ عائشہ نے امید بھری نگاہوں سے ریحان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پروین کا بھی عائشہ جیسا ہی حال تھا۔ پلیز دعا کریں۔ ریحان خود اس وقت بری طرح سے بکھر رہا تھا۔ ماں کو گلے سے لگایا۔ عائشہ آئی سی یو کے باہر کھڑی اپنے ڈیڈ کو مسینوں میں جکڑا دیکھ رہی تھی۔ دو سینئر ڈاکٹر ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ وہ آنسو تھے جو بہتے جا رہے تھے۔ بیٹا اپنی مما کو انفارم کر دو۔ پروین نے عائشہ کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے موبائل نکالتے اپنی مما کو کال کی لیکن انہوں نے کال ریسیو نہ کی۔ وہ ایک مشہور بزنس وومن بن چکی تھیں۔ اس وقت وہ ایک میٹنگ کے لیے لندن میں گئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنا موبائل سائلنٹ پر لگایا تھا۔ مما کال نہیں اٹھا رہی۔ وہ بچوں کی طرح منہ بناتے پروین کو موبائل آگے کر کے دکھاتے ہوئے بولی۔ پروین نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس وقت عائشہ کو بھی سہارا چاہیے تھا۔ وہ ان کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ تبھی ڈاکٹر ساجد باہر آئے۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ ریحان فوراً آگے بڑھا۔ ریحان نام لے رہے تھے وہ بار بار۔ ریحان فوراً آئی سی یو کی طرف بڑھا۔ انکل۔ ریحان انہیں یوں دیکھ کر بامشکل صبر لیے کھڑا تھا۔ میری بچی عائشہ۔ ان کی تکلیف کی آواز پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ عائشہ بھی دروازہ کھولے اندر آئی تھی۔ ڈیڈ۔ وہ ظہیر صاحب کا ہاتھ چومتے رو پڑی تھی۔ وہ تکلیف سے بھی مسکرا دیے تھے۔ ماں کے گھر چھوڑ جانے کے بعد وہ بہت کم ان کے پاس آتی تھی۔ رونا نہیں میرا بچہ، بہادر ہونا تم۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولے اور ریحان کی طرف مڑے۔ بیٹا میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ ان کی بات پر وہ دونوں حیرت سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ ان کی آخری خواہش پوری کر دو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے مسکرائے۔ ریحان ان کی حالت سمجھتا اس بات میں سر ہلا گیا تھا اور باہر نکل گیا۔ اسے ہر حال میں اپنے محسن کی خواہش پوری کرنی تھی۔ ڈیڈ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب عائشہ کا دل کسی انہونی کے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اپنے ڈیڈ سے پیار کرتے ہو نا تم؟ اب وہ اس کی طرف مڑے۔ وہ روتے ہوئے فوراً ہاں میں سر ہلا گئی۔ بس بیٹا تم میری بات مان لو، اپنے ڈیڈ کی بات مان لو۔ ڈیڈ مما کو کچھ نہیں پتا، عائشہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اپنی مما سے کہنا ڈیڈ نے اپنی ساری زندگی صرف انہیں ہی پیار کیا ہے اور بہت کیا ہے۔ ظہیر صاحب اب دل کا درد بھی برداشت کرتے بولے تھے۔ زیادہ مت بولو ڈیڈ، آپ کو درد ہوگا۔ وہ انہیں بچوں کی طرح بولتے ہی رو دی تھی۔ ڈاکٹر ساجد آکسیجن ماسک لاتے ان کا پھر سے ٹریٹمنٹ شروع کر چکے تھے۔ عائشہ کو آئی سی یو سے باہر آنا پڑا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ڈیڈ اس کے لیے کیا تھے۔ کچھ ہی دیر میں ریحان نے مولوی صاحب اور اپنے دو قریبی دوست طارق اور فہد کو بلایا تھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میری مما کو پتہ چلا تو وہ۔ عائشہ پینک ہوئی تھی۔ پروین نے اسے کافی سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ مما آپ لے کر آئیے اسے، انکل کی حالت بہت خراب ہے، میں ان کی بات رد نہیں کر سکتا۔ ریحان غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ عائشہ نے پھر اپنی ماں کو کال ملائی لیکن انہوں نے ابھی بھی کال نہیں اٹھائی اور مجبوراً عائشہ کو اپنے ڈیڈ کی خواہش کا احترام کرتے ہی نکاح کرنا پڑا تھا۔ نکاح ظاہر صاحب کے سامنے ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ یہ ان کی بہت عرصے سے خواہش تھی کہ ریحان اور عائشہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بن جائیں، لیکن ان کی اس دنیا سے جانے سے پہلے خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ عائشہ کو مضبوط باہوں میں سونپ کر جا رہے ہیں۔ ریحان نے ان کا ہاتھ تھاما تو اور ہچکی سی آ گئی تھی اور ان کی سانسیں تھم گئی۔ عائشہ ان کے پاس جاتے ہی ان کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کے ڈیڈ اس کا سب کچھ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ پروین اسے بہت ہی مشکل سے سنبھالے ہوئے تھی۔ مما اب عائشہ کو لے کر گھر جائیے۔
प्लीज़। रेहान ने अपनी आंखों के आंसू जब्त करते हुए बहुत ही संजीदगी से बोला था। वो एक नज़र अपने शौहर को देखती आशा को थामे बाहर निकल आई थी। घर आने तक आयशा का रो रो कर बुरा हाल था। अब उसे कोई होश नहीं था कि उसकी मम्मा यहाँ नहीं है, उन्हें बुलाएं, उनसे बात करें। उसे बस अपने डैड के यूं अचानक चले जाने का मलाल था, दुख था। वो रो रही थी। लाइवा ने उसे गले से लगाया। आज वो किसी का हाथ नहीं झटक रही थी। आज वो यतीम हुई थी, खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। असर के बाद वो बड़े से सहन में मैयत को लेकर आए थे। अपने बाबा की मैयत के पास बैठते हुए बस एक तक उन्हें देखते जा रही थी। पूरा घर लोगों से भर गया था। कुछ लोगों ने तो फरहत बेगम का भी पूछा था, जो उस वक्त यहाँ पर नहीं थी। बेटा, जनाजे का वक्त हो गया है। परवीन ने उन्हें बुलाया तो वो ना में सिर हिलाने लगी। मेरे डैड को नहीं लेकर जाना आंटी जी, मेरे डैड नहीं जा सकते। मैं कैसे रहूंगी उनके बिना। नहीं, परवीन ने उसे पीछे हटाया और जनाजा उठाया गया था। परवीन का हाथ छुड़ाते वो उन तक पहुंची थी। मेरे डैड को मत लेकर जाओ, मैं मर जाऊंगी। वो मिन्नत भरे लहजे में रेहान को कहते हुए बुरी तरह से रो दी थी। वो जनाजे को कंधा दिए हुए था, लेकिन आशा किसी के काबू में नहीं आ रही थी। किसी और को अपनी तरफ इतनी तवज्जो से देखना खुद आशा को थाम गया था। उसे लेकर जा रहे थे। मेरे डैड को रोको। उसके सीने से लगी तड़पी थी। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के पास जाना था, खुद को संभालो, अल्लाह को नाराज मत करो। और ऐसे रोगी तो अंकल की रूह को तकलीफ होगी। उनके लिए दुआ करो। करते हो ना उनसे प्यार। उसके गाल पर से आंसू पोंछकर उसे प्यार से हैंडल कर रहा था। आयशा ने इस बात में सिर हिलाया। बस फिर आंसू नहीं आने चाहिए। उनके लिए जितना हो सके दुआ करो। हम सबसे ज्यादा औलाद की दुआ काम आएगी। मैं आता हूँ। आवाज संजीदगी और मोहब्बत से उसे कहता परवीन को इशारा कर गया और उसे लेकर अंदर गई। वो खुद जनाजे के पीछे पड़ गया था। आयशा के खामोश आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसने खुद को संभाल लिया था। रेहान की बातों का उस पर असर हुआ था। वो खुद को खुद ही संभालती आंखें बंद कर गई थी। आज जहीर साहब के इंतकाल को 4 दिन गुजर गए थे, लेकिन आयशा का गम अब भी वैसा ही था। वो बाप के कमरे में जाती, उनकी उन चीज़ों को छूती जो उनको महसूस करती, या ज़्यादातर उनके लिए दुआ करती थी। परवीन बेगम इद्दत में थी, जबकि उस दिन के बाद से उसने फरहत बेगम को कॉल करना भी छोड़ दिया था और उन्होंने भी राब्ता नहीं किया था, लेकिन आज उनकी कॉल आई थी। आयशा मेरी जान, मैं आज बहुत खुश हूँ। भाई, तुम्हारी मम्मा को लंदन में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि तुम सोच भी नहीं सकती। फाइनली अब मैं सब कुछ जीत गई हूँ। वो खुशी से बोलती जा रही थी। हेलो। बोल बोल क्यों नहीं रही? मैं बस निकल रही हूँ, एयरपोर्ट में हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगी इंडिया में। फिर ये खुशी हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। वो चहक कर बोल रही थी। आयशा की आंखों में आंसू भर आए थे। उसकी मम्मा को उसकी फिक्र नहीं, अपनी जीत की फिक्र थी। कॉल बंद होते ही आयशा ने मोबाइल दूर दीवार से दे मारा था। आज उसका मोबाइल चकनाचूर हुआ था। अंदर आते रेहान ने उसका ये अमल देखा तो वो वहीं रुक गया। वो जहीर साहब के कमरे में थी और अब खुद टूट कर बिखर चुकी थी। वो धीरे धीरे चलता उसके पास आया। आयशा ने अपनी लाल आंखों से उस शख्स को देखा जो उस वक्त मुश्किल वक्त में उसके साथ था, अकेलेपन में सबसे ज्यादा साथ निभाने वाला था। आयशा ने अपने आंसू पोंछे और जहीर साहब की तस्वीर को एक तरफ दराज के पास रख दिया। रेहान जहीर साहब की कबर्ड की तरफ बढ़ा। आयशा उसे उनकी कबर्ड में कुछ तलाश करते देख उसके पास आई। क्या ढूंढ रहे हो? एक फाइल है ग्रीन कलर की। अंकल जी के जमीन के कागजात हैं। उस पर कुछ मसला खड़ा हो गया है। अगर वो फाइल ना मिली तो उनकी जमीन हाथ से निकल जाएगी, जो उसूलन तुम्हारी है। वो छोटा सा जवाब देते ही आखिर में धीमे लहजे में बोला, वो कौन सी जमीन है? वो अपने होश को होठों पर जुबान फेरते हुए धीमे से बोली, उनकी विरासत की है। उन्होंने बताया था कि वो ज़मीन तुम्हारे नाम है, लेकिन उस पे जुबैर ग्रुप अब कब्जा जमा रहा है और अंकल की डेथ के बाद वो मुकम्मल कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि वो ज़मीन करोड़ों की है और सिर्फ तुम्हारी है। उसे पूरी बात बताते हुए अपनी तलाश जारी रखे हुए थे, लेकिन वो फाइल यहाँ नहीं है। आशा ने उसके ऊपर बम फोड़ा था। क्या मतलब? कहाँ है वो? आशा का दिल बुरी तरह से धड़का। सर उठाकर रेहान को देखा।
बेटा गुड, ये फाइल लाकर तुमने मेरे लिए कितना ज़रूरी काम कर दिया, तुम नहीं जानती। अब यहाँ इन पेपर पर साइन कर दो। उन्होंने उससे साइन करवाए थे और वो फाइल उन्हें दे दी थी। उसकी बातें सुनते ही रेहान ने गहरी सांस भरते हुए उसकी तरफ अफसोसमंद निगाहों से देखा था। उसे अब समझ आ रहा था कि जुबैर ग्रुप इतना मुतमईन होकर क्यों कब्जा जमा रहा था। वो ज़मीन उसकी मम्मा ने अब उन्हें बेच दी थी और इस ज़मीन के पेपर भी उनके पास थे। अब क्या होगा? वो हमें वापस नहीं मिलेगी क्या? आयशा परेशान हो गई थी। कुछ कहा नहीं जा सकता। तुमने खुद साइन कर दिए हैं उन्हें, अब उसे चेंज नहीं कर सकते। शायद देखते हैं कि क्या होता है। वो आगे बढ़ता तो आयशा ने उसका हाथ थाम लिया था। मुझे डैड माफ़ कर देंगे ना? वो फिर से रो दी थी। रेहान वापस उसके करीब आया, उसके आंसू पोंछे, उसका झुका सिर ऊपर उठाया। वो रोते हुए बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह अपना निचला होठ बाहर निकाल लेती थी और गहरे सांस भरने लगती थी। रेहान ने उसके माथे पर अपने होठ रखे तो आयशा की आंखें हैरत से खुल गई थीं। तुम एक अच्छी बेटी हो। तुमसे वो कभी नाराज नहीं हुए थे। हमेशा दिल से तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को चाहा है उन्होंने। आयशा, वो मेरे मोहसिन है, मेरे दोस्त, मेरे गमख्वार हैं, मेरे हमराज और मेरी मम्मा से निकाह उन्होंने सिर्फ हमदर्दी में किया, उनको और हमें सहारा देने के लिए। जिस रात तुम्हारी मम्मा घर छोड़कर गईं, उस रात भी उनकी यही जिद थी कि हमें इस घर में ना रखा जाए। लेकिन मेरे बाबा की डेथ, वो अंकल की फैक्ट्री में मुलाजिम थे। फैक्ट्री में मशीनों की एक बहुत बड़ी खराबी आई थी। अंकल उस वक्त वहीं राउंड पर थे। एक बहुत बड़ी मशीन उन पर गिरने वाली थी। अंकल को बचाते बचाते बाबा चल बसे थे। रेहान का लहजा भर गया था। आयशा का दिल सख्त दुखा। वो उस शख्स का बेटा था जिसकी वजह से उसका बाप बच गया और वो बेखबर थी। हमारा कोई नहीं था। अंकल ने हमारी मदद की। वो घर पर नहीं आई, लेकिन लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया, उनके किरदार पर बात की। फिर जिस दिन उनकी इद्दत पूरी हुई, अंकल ने उनसे निकाह कर लिया। हमें वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा था और कहीं सर छुपाने की जगह भी नहीं थी। इसलिए अंकल हमें घर ले आए थे और यहाँ उनकी महबूब बीवी उन्हें छोड़कर चली गई थी। वो अपनी आखिरी सांस तक चाहते आए थे उन्हें। उन्हें छोड़ने का पछतावा तुम्हारी मम्मा को जिंदगी भर रहेगा। कितने धीमे लहजे में वो सब बोल रहा था। आंसू फिर से बहने लगे थे। तुम रोना छोड़ दो यार, बहुत रोई हो तुम, अब बस कर दो। रोने से क्या होगा? जाने वाला चला जाता है और एक दिन हम सबको जाना है। वो तड़प कर उसके होठों पर हाथ रख गई थी। उसके हाथ का स्पर्श अपने होठों पर महसूस करते अपने दिल की धड़कन को बेकाबू होता महसूस किया। डैड को खो दिया है, अब मरने की बातें मत करो। वो तकलीफ में थी और उसकी तकलीफ रेहान को दिल से महसूस हुई थी। उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। पूरी शिद्दत से रो पड़ी थी वो। उसे न जाने क्यों रेहान से अपने डैड की खुशबू आती महसूस हुई थी और उससे और भी सख्ती से उसके गले में जकड़ गई थी। रेहान ने आंखें बंद करे सख्ती से उसे अपने साथ लगाया। दिल से महसूस किया, उसका जी चाहा वो पल यही थम जाए। आयशा को लेकर वो हमेशा निगेटिव ही सोच रखता आया था, लेकिन वो तो बहुत ही मासूम थी। वो दिल से मुस्कुरा दिया। जीशान, जीशान कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, जीशान को पुकारा था। वो माँ की एक पुकार पर भागता चला आया और आकर उनके गले लग गया। मिस यू मम्मा, इस बार बहुत वक्त लगा दिया आपने। वो उनका माथा चूमता हुआ बोला था। इस बार फायदा भी तो बहुत बड़ा हुआ है ना, पूरे 200 करोड़ का। और ये मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी डील है। वो खुश होते हुए बोल रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशन मम्मा, यू आर ग्रेट। बस अब जल्दी से मुझे अपनी बेटी से मिलना है। हम आज ही वहाँ चलेंगे, तुम भी साथ चलो। लगे हाथों तुम्हारा और आयशा का रिश्ता भी तय कर लेंगे। अब मैं अपनी बेटी को वापस ला सकती हूँ। मेरी एक अलग पहचान है, बहुत बड़ी पहचान। वो फतेहमंदी से बोली थी। मम्मा अभी तो आए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर चलेंगे। नहीं, बहन ने बहुत इंतज़ार किया है। वो घर, वो मेरा घर था। मेरे घर को उस दूसरी औरत को दे दिया गया था और अब मैं उसे बड़ा घर बनाऊंगी। वो जैसे अपने ख्यालों में जी रही थी। अच्छा चलो देर नहीं करो, मुझे अपनी बेटी से भी मिलना है। इतने दिन हो गए हैं, उसका मासूम चेहरा नहीं देखा। चलो आ जाओ, शाबाश। वो कहते हुए बाहर निकल गई। जीशान का दिल जैसे पत्थर का हो गया था।
लाइबा की याद अचानक से आ गई थी। क्या मैं उसे भूल सकता हूँ? खुद से सवाल किया और जवाब हमेशा की तरह ना में आया था। पर माँ के साथ चलते उनके जाने पर मजबूर हो गया था। गाड़ी ज़हीर मेंशन के पास आकर रुकी। गार्ड ने फरहत बेगम को देखते दरवाज़ा खोल दिया। आज वो 15 साल बाद वापस आई थी। हमेशा आयशा से घर से बाहर मुलाकात की थी। आज वो खुद उससे मिलने आई थी। आयशा मेरी जान, कहाँ हो तुम? वो अंदर आते ऊंची आवाज में उसका नाम पुकारने लगी थी। आयशा के कानों में फरहत बेगम की आवाज़ पड़ी तो झट से अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ भागी। सामने ही वो खड़ी दिखाई दी थी। उसकी मम्मा तो पहले से भी यंग लग रही थी। क्या रूप आया था उन पर! उनकी बेवा होने का उन्हें पता भी नहीं था। उन्होंने आयशा को देखते अपनी बाहें आगे की तरफ। आयशा की आंखों में आंसू बहने लगे थे। वो ना में सिर हिलाती खुद में पहरे बिठा गई थी। फरहत बेगम के माथे पर बल पड़े। आयशा मेरी जान, मम्मा से नहीं मिलोगी? जीशान उन्हें खामोशी से देख रहा था। उसी पल उसकी निगाहें लाइबा पर जाकर ठहरी थीं। लाइबा भी उसे यहाँ देखकर हैरान हुई थी। नीचे से उतरती हुई वो बोली थी, क्यों आई हैं आप यहाँ? सब खत्म हो गया, आप चली जाएं। आयशा के अल्फाज पर फरहत बेगम के कदम डगमगा गए थे। जीशान ने फौरन उन्हें थामा। ये क्या बोल रही हो तुम? ठीक बोल रही हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। चले जाएं आप यहाँ से। चले गए मेरे डैड मुझे छोड़कर, वो रोते हुए चिल्लाई। एक साया सा लहराया था फरहत बेगम के चेहरे पर। चले गए वो, हमें छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। आयशा तड़प कर रोती हुई उनके सीने से लगी थी। तुम झूठ बोल रही हो। मेरा ज़हीर वो नहीं जा सकता मुझे छोड़ के, मुझसे दूर। वो यहीं है, तुम झूठ मत बोलो। ज़हीर कहाँ हो तुम? ज़हीर, वो पूरे घर में चिल्ला रही थी। परवीन बेगम भी बाहर निकल आई थी। उनसे मुलाकात न की। मम्मा वो जा चुके हैं, एक्सीडेंट हुआ था उनका, नहीं रहे वो। मनाए अपनी जीत का जश्न, वो आंसू भरी अंदाज में बोली थी। फरहत बेगम को लगा पूरा घर उनके सर पर आन गिरा हो। वो बेवा हो गई थी और उन्हें पता भी नहीं चला था। उनकी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा गया था। इससे पहले कि वो लहरा कर जमीन पर गिरती, जीशान ने फौरन उन्हें थाम लिया था। आयशा के होश खराब हो गए थे। उसी लम्हे रेहान बाहर से अंदर आया। रेहान मम्मा। रेहान के सीने से जो भुजा लगी थी, उसकी हिम्मत न हुई कि फरहत बेगम को देखने की। वो डर गई थी। जीशान ने जब ये मंजर देखा तो उसे शौक लगा था। किसी गैर के साथ इतनी हक से कैसे चिपक सकती थी वो। फरहत बेगम को रूम में ले जाया गया। कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो उनके चेहरे की चमक पानी की तरह बह चुकी थी। एक खामोशी थी जो उनके अंदर घर कर चुकी थी। एक खामोशी थी जो उनके अंदर पूरी तरह से फैल गई थी। इंसान के जीते जी मुकाबला, लड़ाई झगड़ा, अना गुरूर सब कुछ होता है, लेकिन जैसे ही इंसान मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी हो जाता है। सब कुछ वहीं का धरा रह जाता है। इतने साल लड़ने के बावजूद आज तक उनसे तलाक न ले सकी थी। उन्हीं के नाम पे वो अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन उनसे जंग भी अपनी जगह थी। पर आज सब कुछ खत्म हो गया था। वो खामोश आंसू बहाती खुद भी खामोश हो गई थी। सभी कमरे से बाहर आ गए थे, सिवाय परवीन के। परवीन उनके पास बैठी उनसे जहीर की बातें शेयर करने लगी और वो सारे हालात आज उनके सामने आ गए थे, जिसकी वजह से उनकी शान, उनके जहीर से फरहत बेगम के पछतावे में एक और पछतावा शामिल हुआ था। काश वो उस दिन उनकी बात सुन लेती, जल्दबाजी में फैसला न लेती, तो आज हालात कुछ और होते। फरहत बेगम ज़हीर के जीते जी तो मेंशन नहीं आई थी, लेकिन अपनी इज्जत उसी घर में पूरी कर रही थी। उन्हें आयशा और रेहान के निकाह का अंदाज़ा हो गया था। शायद वो पहली वाली फरहत होती तो इस निकाह को ख़त्म कर देती, लेकिन ये ताल्लुक उनके मरहूम शौहर की ख्वाहिश थी, इसलिए वो इस निकाह को कबूल कर गई थी। इसी दौरान उन्हें एक और बात का इल्म हुआ था। उन्होंने ज़हीर को बर्बाद कर दिया था और सब कुछ नीलाम हो चुका था, लेकिन रेहान ने सब कुछ बचा लिया था। अब सब कुछ रेहान का था, बिजनेस भी और घर भी। लेकिन उसने एक बार भी इस बात को आयशा पर नहीं जताया था। आयशा पर यह हकीकत किसी कयामत से कम नहीं होती, लेकिन वो खामोशी इख्तियार किए रखा। जीशान ने लाइबा को मना के फरहत बेगम से लाइबा के लिए रिश्ते की बात की थी।
जो कि मुद्दत के बाद कबूल हो गई थी। उनकी और परवीन की इद्दत के बाद आयशा की रेहान के साथ और लाइबा की जीसान के साथ रुखसती कर दी गई थी। परवीन और फरहत एक ही घर में थी। फरहत बेगम का दिल गम से भर चुका था और अब इस घर से वो दूर जाती तो शायद जिंदा न रह पाती। आज भी रो रही हो? रेहान अंदर आते दुल्हन बने आयशा के आंसू देखकर बोला। डैड याद आ गए थे, वो उससे सकते हुए बोली। रेहान धीमे से मुस्कुराते हुए अपने साथ लगा गया था उसे। जानती हो तुम में सबसे अच्छी आदत क्या है? तुम माफ करना आता है। तुमने अपनी मम्मा को माफ कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं डैड को खो के डर गई थी। रेहान, मम्मा को नहीं खोना चाहती थी। वो दिल की बात बोलती फिर से रो गई थी। और मुझे तुम्हारे आंसू चुराने दो, बहुत कीमती है ये मेरे लिए। उसके गालों पर अपने नर्म गरम लबों का स्पर्श बिखेरता बहकने लगा था। आशा के जज्बात में एकदम से बदलाव आया था। उसके चेहरे पर हया की लाली ने जगह ले ली थी। आयशा शर्मा रही थी। रेहान ने उसे छेड़ा तो उसने एक मुक्का जड़ दिया। अच्छा, एक चीज तुम्हें देना भूल गया था। रेहान ने उसके लिए पसंदीदा आईफोन लाया था। उसे देखकर आयशा को क्या कुछ याद नहीं आया। वो जो पहले टूटा था वो भी तो तुमने लेकर दिया था। मोहब्बत से उसे देख रही थी वो। रेहान, बहुत मिस करूंगी मैं। जब जब तुम होगी मैं तुम्हें ही लेकर दूंगा। बस तुम रोना मत, अपना गुस्सा चीजों पर मत निकालना। वो उसके माथे से माथा जोड़ते हुए उसके गालों पर अपनी नाक रगड़ते हुए बोला था। बहुत अमीर हो गए हो। आयशा ने मजाकिया लहजे में कहा। तुम्हारी सोच है मेरी जान। वो बातों में और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे बाहों में उठाए वो बिस्तर पर लेकर आया। एक आखिरी सवाल। आयशा झट से लाइट ऑफ करते देख बोल पड़ी थी। पूछो। वो नादिया, वो क्या था? उससे कितना गहरा ताल्लुक था तुम्हारा? उसके शक के अंदाज पर रेहान ने उसे घूर कर देखा। नादिया को हमारे निकाह का पता चला तो न्यूयॉर्क वापस चली गई थी और तुम मेरे किरदार पर शक कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे पता है मुझसे। फिर थप्पड़ जड़ देंगे बचपन की तरह। बहुत भारी हाथ है तुम्हारा। आयशा ने आज शिकवा किया था। सॉरी, मुझे उस वक्त नहीं करना चाहिए था। ये मालूम है देर कर दी, लेकिन अब और देर नहीं करना। वो लाइट ऑफ कर गया। एक लास्ट सवाल और प्लीज, वो फिर से बोली। लेकिन इस बार रेहान ने उसके अल्फाज लबों से छू लिए थे। जितनी शिद्दत से वो उस पर अपनी मोहब्बत निछावर कर रहा था, आशा की तो जान तो हथेली पर आ गई थी। वो उसे रोकने की कोशिश करती तो उस पर और ज्यादा इश्क के सितम ढाटता गया और वो उसके खुद सुपुर्दगी में बहुत ही नरमी से उसे समेटने लगता। डूबता सा ये रिश्ता उसकी जिंदगी में अब ढेरों सारी खुशियां भरने वाला था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना। रोज हमारी कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।